बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मेरे साथ जनाब खाबर घुम्मन साहब, जनाब इज्जत माब खाबर घुम्मन साहब। अच्छा जी, हमारे साथ जनाब स्टूडियोज में ही मौजूद हैं जनाब हसन अयूब खान साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब। तो तारुफ के बाद अब इस्लामाबाद इस वक्त अहम तरीन सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। पहले हम कहते थे कि जी सिर्फ सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है, लेकिन अब सिफारती सरगर्मियाँ और एक ऐसी सरगर्मी जिससे दुनिया का अमन वाबस्ता है। पूरे दुनिया की मीडिया की, पूरे दुनिया के लोगों की, हुकूमतों की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। अहम तरीन शख्सियात जिसमें अमरीकी नायब सदर वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचेंगे, ईरान से हमारे दोस्त, हमारे भाई वो भी यहाँ पर आके पहुँचेंगे, स्पीकर पार्लियामेंट के और साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा, और बाकी अहम शख्सियात भी आएंगी। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम। और आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कि एक वक्त था कि जब प्रोपेगेंडा किया जाता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को एक इररेलेवेंट और एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर पेश किया जाता था, और ख़ासतौर पर भारत इसमें पेश था। दुनिया में हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन आप ये देखें कि अब वो वक्त तब्दील हो चुका है, और अब खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान एक तीसरी आलमी जंग रुकवाने में कामयाब हो चुका है। जाहिर है इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सीज फायर जिस तरह से हुई, जिस अंदाज से अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल साजिशें कर रहा है, जिस तरह से वो लबनान पर हमले कर रहा है, जिस तरह से बर्बादी कर रहा है, उसकी वजह से ईरान में काफी कंसर्न पाया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की अभी कंडीशन, वहां पर जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। अभी तक वहां से कार्गो शिप्स गुजरे हैं, अभी वहां से जो ऑयल टैंकर्स हैं वो गुजरना शुरू नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद जो जंगबंदी का ऐलान था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। आपने देखा कि ऑयल की कीमतें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की तरफ गई हैं, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जो बहुत अहम नुकात हैं जिन पर बात होनी थी, उनके स्टेटस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि किन नुकात पर बात होगी, किन नुकात पर बात नहीं होगी। बहरहाल जो कुछ होगा अभी उसके ऊपर कमेंट करना बहुत अर्ली होगा। लेकिन इस्लामाबाद सरगर्मियों का मरकज़ है, और सब दुनिया की नज़रें, जिस तरह से मैं बता चुका हूं, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी समेत तमाम तरह अरेंजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए गए हैं। पाकिस्तान होस्ट करेगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा जो दुनिया भर में एक मुस्तकिल और पायदार अमन की बुनियाद रखेगा। अब यह है कि जो पाकिस्तान की क़यादत है, सिविल हो अस्करी हो, वो इस बारे में पुरज़्म है कि जी हमने अमन का मौका रायगा नहीं जाने देंगे। ये हमारा पूरा एक मौक़िफ़ है भरपूर। और फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो कैरोलिन ल्यूइट है, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई, और जो बात तक पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं, उन्होंने बताया कि अमरीकी वफ्द उसमें कौन कौन शरीक होगा, वो कैसे पहुंचेंगे। जरा सुनिए। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. ऑलराइट जी, तो आपने देख लिया कि कैरोलिन ल्यूइट किस तरह से बता रही थी कि J.D. Vance, स्टीव विटकॉफ और कुशनर साहब आएंगे, और हफ्ते को सुबह मुज़ाकरात होंगे इस मुताल्लिक। सकी साहब, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो इतलात आ रही हैं, हाँ जी, ऑफिशियली जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जो हैं, और अलॉन्ग विद हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होस्ट करेंगे। दे हैव बीन ऑफिशियली नेम्ड एज होस्ट। ओके, ठीक है। और जो यूएस डेलीगेशन है, जेडी वैंस नायब सदर, उनको लीड करेंगे। स्टीव विटकॉफ स्पेशल नुमाइंदे, जैरेड कुशनर फॉर्मर, वो भी आपको पता है प्रेसिडेंशियल एड हैं, उनके दामाद हैं। सबसे अहम जो मुझे इसमें जो तैनाती लग रही है एक डेलीगेशन के अंदर, वो है इनके सेंटकॉम के सदर कमांडर जो है ब्रैड कूपर। अच्छा, ब्रैड कूपर की इस डेलीगेशन का हिस्सा होना बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके। और उसके बाद जो ईरानियन डेलीगेशन है, उनको मोहम्मद बाकर जो कालीबाफ स्पीकर ईरानियन जो है वो लीड करेंगे। पार्लिमान मोहम्मद बाकर अजुल कदर जो सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो भी इसका हिस्सा होंगे। अब्बास अराकची फॉरेन मिनिस्टर, वो भी इसका हिस्सा होंगे। और जो चौथी जो उसके अंदर तैनाती है डेलीगेशन के अंदर, जो नाम आया है, माजिद तख्त रवांची हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। तो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये लेटेस्ट इतलात आई हैं। तो यानी कि इसमें हम ये देख रहे हैं IRGC से कोई बंदा नहीं आया, ईरान ने शामिल नहीं किया। ये जो चार मेरा ख्याल है कि इतलात थी कि उनकी जानिब IRGC से भी एक शख्स होगा। अच्छा, वैसे मेक सेंस, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, अगर इस पे थोड़ा सा इस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये तज्जिया आपका कि जी उनकी जानिब से सेंटकॉम के कमांडर को इसमें शरीक अगर आ रहे हैं तो फिर IRGC के भी तो बंदे आएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि जो आप का जो कंसर्न है ना
मैं वो ये कह रहा हूँ कि जो मोहम्मद बाकिर जुल्कदर है ना, सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सो उनके अंडर जो पासदारान इंकलाब और सारे फॉल करते हैं, लिहाजा मेरी रिप्रेजेंटिंग IRGC ये उनके पैरेलल होंगे। कंसीडरिंग जो आपका सवाल है कि ब्रैड कूपर की तैनाती, देखें मामला तो वो असल में है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जो अबनाए हरमज है उसका कंट्रोल, उसको किस तरह खोलना है और उसको किस तरह से मिलकर नेविगेट करना। सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं और जो है नए सुप्रीम लीडर मिलकर मुस्तफा खामनई बहुत शुरू में कहा, सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। जो आयतुल्लाह जो भी उनके लेटेस्ट हैं, मुस्तफा कोशिश उनकी है कि इसके अंदर किसी ना किसी सतह के ऊपर अमेरिकन मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट हो। दिस इज व्हाट अमेरिकन आर ट्राइंग। देखिए अगर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ईरानियंस का ही रहता है तो फिर फायदा की अल्लाह भला करे ठीक पहुंचे हैं, लिहाजा वो like I said yesterday कि जो it amounts up to $96 billion per year अगर वहां से वो कोशिश करेंगे। जिस तरह उससे पूछा भी गया प्रेसिडेंट ट्रंप से, जी वो अगर ईरानियंस के ऊपर टूल टैक्स लगा लिया, उसने कहा जी तो उन्होंने लगाया तो फिर हम कहां गए, तो हम भी टूल टैक्स लगा सकते हैं। Back to the constitution of the ये जो है delegation that shows very seriousness। एक और खबर आपके साथ शेयर करता चलूं, जो मेरे सफारती ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जेडी वैंस का फैसला पाकिस्तान आने का उस वक्त हुआ था जब ऑन ग्राउंड काफ़ी होमवर्क कर लिया गया था। ठीक है, जो 4-5 दिन हमारे फील्ड मार्शल रातों को जागते रहे और टू एंड फ्रो उनकी कॉल्स होती रही। तमाम सेंटर्स ऑफ पावर, सऊदी अरेबिया, वाशिंगटन डीसी, अंकरा, वहाँ पे इजिप्ट जो है, वहाँ जो भी इसके अंदर शामिल है। फिर हमारे इसहाक डॉक्टर साहब गए चाइना। सो मस्बत की जो अच्छे की उम्मीद रखी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो तैयारियां हैं अमेरिका की वो अपनी जगह जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ट्रुथ सोशल पे जी वो कहते हैं कि जी ऑल यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री पर्सनल विद एडिशनल एमिनिशन, वेपनरी and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place and around Iran until such time as the real agreement reached is fully complied with. आगे वो कहते हैं कि if for any reason it is not, which is highly unlikely, then the shooting starts bigger and better and stronger than anyone has ever seen before. तो ये जनाब अली एक तो ये चीज़ आ गई है। दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान की जानिब से आपको वो पता है कि कल जो मामलात हुए थे उसके अंदर सारी चीज़ें वाज़े भी की गई थी कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से होना है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि वायलेशन ऑफ सीज़ फायर हैव बीन रिपोर्टेड एट फ्यू प्लेसेस across the conflict zone which undermines the spirit of peace process. I earnestly and sincerely urge all parties to exercise restraint and respect the ceasefire for 2 weeks as agreed upon so that the diplomacy can take a lead role towards peaceful settlement of the conflict. तो चौधरी साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बातचीत हो रही है और हम जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हम कायम हो और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा भरपूर मौका है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इसकी सिग्निफिकेंस, अब जैसे घुमन साहब ने भी बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की जानिब से किस तरह से हम क़यादत करेंगे और बड़ा अहम डेलीगेशन आ रहा है और पाकिस्तान की जानिब से भी होस्टिंग की जा रही है, तो आप क्या होता हुआ देख रहे हैं इन नियर फ्यूचर? नहीं, इसमें तो बातचीत जो है मेरा ख्याल है ये कामयाब होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है और इतनी तबाही बर्बादी के जो मंसूबे थे उनको अवॉइड करने में पाकिस्तान ने एक्टिव रोल प्ले किया है। अच्छा जी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम चाहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात हैं उसके नतीजे में ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान जो तबाही बर्बादी का खेल था वो इट शुड कम टू एन एंड और खिते में और तमाम इलाकाई जो मसाइल हैं वो बातचीत के ज़रिए ख़त्म हो और फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं उनके लिए भी एजेंडा जो है आगे बढ़ाया जाए। और रहा बात हुर्मुज़ की स्टेट की, तो वो उसका जो स्टेटस था जंग से पहले अगर वो अब बहाल होता नज़र नहीं आता। ईरान को अपनी एक नई ताकत जो है उसका उनको मौका मिला है इज़हार करने का, तो वो भी अब अपनी और ओमान जो है मस्कत वो भी नहीं उसमें से। लेकिन मैं जरा सुनवाना चाहूंगा, मैं जो टैरिफ की बात कर रहे हैं मैं वही तस्करा कर रहा था। वो कह रहे हैं कि $1 पर कह रहे हैं कि पेमेंट भी हो गए थे क्रिप्टो करेंसी दे
دیٹ از ون پارٹ. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایک شپ سے $2 ملین لیتے ہیں تو پھر وہ جاتا ہے تقریباً 96 بلین تک, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیسے چلے گا یہ سلسلہ, کون دیکھے گا, کون کنٹرول سنبھالے گا اپنا ہرمز کا, تو انہوں نے کیا فرمایا؟ To end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait. Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? Why shouldn't we? We're the winner. We won, okay? They are militarily defeated. The only thing they have is the psychology of, oh, we're going to drop a couple of mines in the water, all right? No, we have a concept where we'll charge tolls, okay? I thought you meant us. Your question would have been more accurate if you said us. جی یہ حسن ایوب صاحب, یہ وہی بات ہو گئی کہ پہلے ایک تو اس پہ آپ کا تجزیہ تھوڑا سا کافی ایک سگنیفیکنس پاکستان کو مل رہی ہے, اسلام آباد اکارڈ ہو سکتا ہے, اللہ کرے ہو جائے, ایک تو اس کے اوپر. دوسرا یہ جس طرح سے ٹرمپ صاحب کے بیان بدلتے ہیں, پہلے کہہ رہے تھے میں اور آیت اللہ مل کے جو ہے وہ چلائیں گے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ لیں ٹیکس, وہ تو ڈیفیٹڈ ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کس بات پہ بھروسہ کریں؟ کسی بات پہ بھروسہ نہ کریں, صرف آپ انتظار کریں. بچہ بھی یہ گزار سکیں. ہاں گل تو ٹھیک ہے سر, وہ بات کر رہے ہیں وہ ایرانین کنٹرول. ہاں کنٹرول تو ابھی بھی ایرانیوں کا ہی ہے چوہی صاحب. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی حسن ایوب صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا نے اپنا جو اعتماد ہے وہ پاکستان کے اوپر اس کا اظہار کر دیا, جو پاکستان کا فارمولہ ہے. اور پاکستان کے جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اپنے آپسی مسائل حل کریں اور تنازع کا پرامن اور ڈپلومیٹک سلوشن آپ نکالیں. آج بھی بحرین کے کنگ نے پرائم منسٹر پاکستان سے بات کی ہے, پھر فرینچ پریزیڈنٹ نے بات کی ہے. اس طرح مختلف ممالک کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. دیکھیں میں تو یعنی جنگوں کے ماضی کے اندر فیصلے مذاکرات کی میز پر ہوئے ہیں اور اس میں اس بار کیوں نہیں ہوں گے, سوال یہ ہے. تو مجھے تو 1% بھی گمان نہیں ہے یا شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک پائیدار مستقل جنگ بندی ہوگی. 10 پوائنٹس ہیں, ان 10 پوائنٹس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے اور ایک ورکیبل سولوشن نکالنا ہے. جیسے ہمیں سب نے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس جنگ سے نقصان ہوا ہے. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیں گے. جب ان کو نقصان ہو رہا ہے, پولیٹیکلی نقصان ہو رہا ہے, اور ان کی ملٹری کے اندر بھی ان کو مختلف تبدیلیاں کرنی پڑی ہیں, جو کہ جو سیکٹری آف وار ہیں انہوں نے دیکھا نا کہ سٹنگ آرمی چیف کو اگر وہ فاتح تھا تو اس کو کیوں تبدیل کیا, پھر بوٹس آن گراؤنڈ والا جو چیلنج ہے وہ مذاق نہیں ہے. ریزن دیتے ہیں وہ تو پروموشنز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو پروموشنز کی بات تو وہ ہوا میں ہے نا. ایکچوئل تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو مزید نقصانات یا ان کو پالیسیز کے اوپر جو ہے اختلاف تھا. جب پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افواج کے اندر ان کی ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ گھر جانا پسند کریں گے لیکن جاریت والی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ جب سچویشن اس قسم کی بنی ہوئی ہو اور آپ کو ایک یعنی پولیٹیکلی ایک رستہ مل رہا ہو, ڈپلومیٹک ایک رستہ مل رہا ہو, تو پھر کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس رستے سے انکار کرے گا. آئی ریپیٹ اٹ اگین کہ پاکستان کا جو رول ہے انشاءاللہ پاکستان اس دنیا میں مستقل امن کے لیے اپنا رول پلے کرے گا اور یہ کامیابی پاکستان کے نام انشاءاللہ آپ سمجھے کہ آ رہی ہے. اور میں آپ کو لاسٹ بات یہ کروں گا کہ ٹیلی فون کے اوپر ہمارے فیلڈ مارشل کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے قائل کر لیا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فیس ٹو فیس اگر ایرانیئنز بیٹھے ہوں گے یا امریکنز بیٹھے ہوں گے تو ہم انہیں قائل نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. پر امید رہیں. پاکستان فیسیلیٹیٹر نہیں ہے, میڈیٹر ہے. اور فیسیلیٹیٹر پہلے فیسیلیٹیٹر پاکستان نے خود کو فیسیلیٹیٹر کہا, لیکن دنیا نے پاکستان کو میڈیٹر کہہ دیا. دونوں پارٹیز نے پاکستان کو میڈیٹر کہہ دیا. جب پاکستان ثالث ہے تو پھر ثالث والا رول جو ہے وہ پلے کرے گا. اور میں خالد گومن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی معاف کیجیے گا ایجپٹ سے یا سعودی عرب سے, ٹرکی سے بھی کوئی وفود آ رہے ہیں, چائنا سے, رشیا سے؟ اٹس اے ویری گڈ کوسچن. اس کے اوپر میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ رشینز اور جو چائنیز ہیں وہ ایک مبصر کے طور پر, لیکن اس کے اوپر خبر یہ ہے کہ جتنی بھی یہ پاورز ہیں, خاص طور پر دیکھیں پاکستان اس طرح کے بڑے معاملے کے اوپر جانے سے پہلے یہ ہو نہیں سکتا کہ چائنا کو آن بورڈ نہ رکھیں. چائنا کو ہم نے یہ معاملہ آگے بڑھانے سے پہلے اعتماد میں لیا کہ دس از واٹ وی ہیو پلانس. اگر ہم وہ 5 پوائنٹ دکھا سکیں مور لیس اسی کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس میں پہلے یہ تھا کہ امیڈیٹ جو ہے سیز فائر وہ ہو گئی ہے, ایگزیکٹلی.
وہ آپ دیکھیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اسٹارٹ آف پیس ٹاکس ایز سون ایز پاسبل, یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. سیکورٹی آف نان ملٹری ٹارگیٹس, یہ تو جس کے بند ہو گیا, یہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. سیکورٹی آف شپنگ لینز, اس کے اوپر ظاہر آبنائے ہرمز کھل گئی. اس کے بعد جو یو این چارٹر کے جو بنیاد ہے اس سارے معاملے کی, اس کو یو این چارٹر کے تحت کور کیا جائے. جب یہ ساری طاقتیں آن بورڈ ہو جائیں گی, دیکھیں ایرانیئنز کو بھی تو کچھ گارنٹی چاہیے نا, ان کو گارنٹی اب ظاہر ایک سپر پاور ہی دے سکتی ہے. اور چائنا, جس طرح پچھلے دنوں خبر بھی آ رہی تھی کہ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے چائنا نے کردار ادا کیا ہے, تو وہ بھول کے بتانا کہ چائنا ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, اور کس کنڈیشن میں گئے تھے. تو چائنا, اور دوسرا چائنا کا اپنا انفلوئنس بھی جو ہے, جو ان کی ملٹی بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے. پہلے فیز میں, پہلے اسٹیپ کے اوپر جو حسن صاحب کا سوال ہے, یہ جو 4 فارن منسٹر آئے ہیں آلریڈی ان کے ساتھ ساری چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں. جو آن بورڈ فار دا ٹائم بینگ, دیکھیں یہ جو دیکھیں فری کین, دیکھیں حسن جو فری کین ہے نا, وہ اس وقت 2 ہیں جن کے وفود آ رہے ہیں. پاکستان آفیشیلی ہوسٹ کر رہا ہے, اور یہ 2 وفود ہیں جو کہ اپنے اپنے جو ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, جن کو ایک کو ان کے اسپیکر لیڈ کر رہے ہیں, دوسرے کو ان کے نائب صدر لیڈ کر رہے ہیں. یہ ان کی ڈسکشن جب ہو جائیں گی تو سرٹنلی دنیا ساری کے ساری آن بورڈ ہو جائے گی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ڈان کی بیک پیج پہ بڑی سٹوری لگی ہوئی ہے, جس میں 15 جو مسلم ممالک ہیں وہ دے آر ریڈی فار آبنائے ہرمز کے اوپر. اگر معاملات آگے بڑھیں گے, جو یورپ ہے وہ بھی تو پیچھے نہیں رہ سکتا. یو کے تو آپ کو پتا ہے, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے سعودیہ یو اے ای میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ یو کے از ایکٹیو, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اور حسن ایوب صاحب نے وہ دوسرا بھی جو فرانس کے صدر کا بھی حوالہ دیا تھا, وہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دے آر ایڈوکیٹنگ کہ پیس ہو. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ پوری دنیا کا انرجی انفراسٹرکچر ہو یا معیشت ہو, وہ اس جنگ سے جڑی تھی, اور اس جنگ سے تباہی کے دانے ون آف دا ریزنز کہ صدر ٹرمپ کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک سے زیادہ دفعہ نیٹو از اے پیپر ٹائیگر. میں نے فرانس کے صدر کو فون کیا, اس نے کہا جی جائیں دیکھیں نا, تو میں نے بھی آپ کی مدد کروں گا. پھر ان کو آپ کو بتا, ان کو ہلکی سے انہوں نے تھبک بھی لگا دی کہ ان کا جبڑا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا, ان کی بیگم کے ساتھ واقعہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی لٹرلی اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے, انہوں نے کہا جی برطانیہ کے جو جہاز ہیں وہ خراب ہو چکے ہوئے ہیں, وہ ٹوٹے. تو وہ تو کام کرنے کے قابل ہی کوئی نہیں تھا. آئی ڈونٹ نیڈ دیئر شپس. جب نیٹو اور یورپین اور ساتھ میں فار ایسٹ کے جو ممالک ہے, جس میں ساؤتھ کوریا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, جب انہوں نے بھی کہا کہ سر جی ڈونٹ ڈو دس, اٹ از ناٹ ورکیبل. اور آج کی سٹوری پہ میں چاہوں گا آپ ضرور کامنٹ کریں کہ کس طرح موساد اور نیتن یاہو ایران جو سارے مل کے ایران کے خلاف جنگ میں لے کے گئے ٹرمپ کو, کہاں پہ کس طرح انہوں نے پریزنٹیشن دی, ان کے سامنے مووی چلائی گئی 11 فروری, اینڈ دیٹ واز, اور یہ تک بتایا گیا کہ جی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد انکلوڈنگ وہ پہلوی صاحب, کیونکہ وہ بڑا ایڈوکیٹ کر رہے تھے اس چیز کو کہ پہلوی صاحب ول ٹیک اوور, اور اس کے بعد جناب علی آپ جائیں گے, رجیم چینج کر دیں گے, ان کی آرمی جو ہے وہ کر جائے گی, بالکل کرمبل کر جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سنیے ذرا, ان دا سچویشن روم آن Feb 11 مسٹر نیتن یاہو میڈ اے ہارڈ سیل سجیسٹنگ دیٹ ایران واز رائپ فار رجیم چینج, یعنی کہ پورا بھرپور طریقے سے تیار ہے وہاں پر, رجیم چینج ہو جائے گی جس طرح سے آپ جائیں گے. اینڈ ایکسپریسنگ دا بلیو دیٹ اے جوائنٹ US اسرائیلی مشن could finally bring an end to the Islamic Republic. At one point the Israelis played for Mr. Trump a brief video, یعنی کہ ایک موقع پر ایک brief video, چھوٹی سی ویڈیو ان کو دکھائی گئی, جس میں included a montage of potential new leaders who could take over the country if the hardline government fell. یعنی کہ اگر جو سخت گیر گورنمنٹ ہے وہ اگر گر گئی تو اس کے بعد جو لوگ ٹیک اوور کریں گے تو یہ نئے آئیں گے. Among those featured was رضا پہلوی, جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں, the exiled son of Iran's last Shah, now a Washington-based dissident who had tried to position himself as a secular leader who could shepherd Iran towards a post-theocratic government. یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ not just that, بلکہ جو اس کے اندر حوالے دیے گئے, جو فکشنلی وہ بتایا گیا, اور اس کے اندر جو مارکو روبیو, یہ تو مروایا نا کا اسٹیٹمنٹ, اور جو CIA کے ڈائریکٹر ان کا اسٹیٹمنٹ, وہ بڑا, دیکھیں اشفاق بھائی یہ تو انہوں نے مروایا, لیکن میں مروایا. لیکن ابھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یورپ کی ہم بات کر رہے تھے, جو اٹالین پرائم منسٹر ہیں, وہ جتنا کلیئرٹی کے ساتھ ان کا سٹانس ہے, اسپینش کا بھی ہے, وہ تو بہت ہی ہارڈ لائنر ہے, لیکن اٹالین جو ہے وہ نسبتاً اسپینش سے مختلف تھے, کیونکہ وہاں پر تو بہت بڑی پاپولیشن ہے نا مسلم اسپین کے اندر. لیکن اٹلی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے یعنی کلیئرٹی کے ساتھ, اور اسپیشلی یہ لیبنان کے اوپر جو ان کی جو ہے ایگریشن ہے اسرائیل کی, جس طریقے سے اس کو وائلیشن آف اے سیز فائر وہ قرار دے رہے ہیں,
اتنی کلیئرٹی سے کوئی سٹانس نہیں ہے کسی کا بھی. اور وہ جس طریقے سے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, حالانکہ ان کے بظاہر تو بڑے اچھے تعلقات دکھائی دے رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, لیکن انہوں نے یعنی پرنسپل سٹانس لی ہے. اور یہ پرنسپل سٹانس ہی میرے خیال کے مطابق ایک ہمارے لیے ہوپ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. چوہدری صاحب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں چوہدری صاحب معذرت کے ساتھ, چونکہ میرا وہ فیورٹ ڈبل معذرت, اس کے بعد آپ کمپلیٹ اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. اچھا, یہ جو جوناتھن سوان ہیں اور میگی ہیبرمن جو دو لوگوں نے لکھی ہے, وہ آپ اس کے اوپر ایک بک لکھ رہے ہیں کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن سارا پلان ہوا. اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے نا, جنرل کین جو کہ سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں, پہلی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر نیتن یاہو اور ان کے جو ڈیوڈ برنی ہیں موساد کے ڈائریکٹر, وہ آ کے بتاتے ہیں ٹرمپ کو پوری طرح اتار لیتے ہیں شیشے کے اندر, جو ورکیبل ہے. ہم ان کی ڈی کیپیٹیٹ کریں گے ان کی جو ہے لیڈرشپ کو, دوسرا ان کو کرپل کر دیں گے ان کی جو ہے فورسز کو, تیسرا یہ ہے کہ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو اندر سے لوگ اٹھ جائیں گے, اپرائزنگ ہوگی, اور چوتھا جو ہے ہو جائے گا رجیم چینج ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. پہلی میٹنگ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایگری کر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ ہوتی ہے وہ صرف اپنے بندوں کی اپنے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سب سے پہلے آتے ہیں جنرل کین کی طرف, جسٹ جنرل واٹ ڈو یو سے. جنرل کین کا جو بڑا زبردست اس نے رسپونڈ کیا, اس نے کہا سر یہ جڑے اسرائیلی نے نا بڑا چڑھا کے یہ ہمیشہ جڑے نے اوور سیل کر دے نا کہ جی یہ فون ہے تے پتہ نہیں کیڑی چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. حسن کے ویسے فون پہ سب کچھ آتا ہے, سو وہ اس میں وہ سارے فیچرز ہوتے نہیں ہیں. تو وی شوڈ ناٹ, ہمیں ان کو بائی نہیں کرنا چاہیے. تو میجورٹی آف دا امریکن سٹنگ ان سائڈ دا روم, ان کے جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں ریڈکلف, ہی اپوز. ان کے جو وہاں پہ لیگل کاؤنسلر ہے مسٹر وارننگ سم تھنگ, اس نے کہا کہ جی لیگلی اٹ از ناٹ پاس. جے ڈی وینس نے کہا اٹ از اے فارسیکل ورڈ استعمال کیا کہ یہ جو پلان ہمیں اسرائیلی بیچ رہے ہیں ہمیں نہیں اس کے اوپر جانا چاہیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آئی ول گو بائی مائی انسٹنکٹ. پھر سب نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کو بتائیے, اگر آپ معاملہ خامنائی صاحب کا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آپ ذرا نقطہ نظر دے دیں سر, آپ بڑا ہمیں آپ کے تجزیے کی ضرورت ہے اس معاملے پہ کہ کس طرح سے ڈو یو ایگری ود دس کہ اسرائیل نے اسی طرح پھنسائے اتنا بیبا بچہ سی امریکہ کے پھنس گیا. انہوں نے پھنسایا یا نہیں پھنسایا, یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پاور آن دس ارتھ. آپ نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے انڈیڈ, کسی جواز کے بغیر ایک ساورن اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا, اور اب آپ نے کھائی ہے منہ کی. آپ ہوئے ہیں بری طرح شکست خوردہ. آپ کیا جنہوں نے آپ کو اکسا کر وہاں دھکیلا جنگ نے, ان کے زخم تو آپ کو چاٹنے والا بھی نہیں رہ گیا, ان کے ساتھ جو اثر ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مذاکرات لازمی کامیاب ہوں گے, کیونکہ ان کی ضرورت. اب میں تو خاور گومن صاحب آپ ماشاءاللہ کافی زیادہ اندر کی خبریں بھی لا رہے ہیں اور حالات پر نظر رکھ رہے ہیں, کئی پیروں کی وہاں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ اپنی جو تباہی بربادی کروا بیٹھا ہے انٹرنیشنلی, دنیا کے معاملات میں واپسی کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے؟ نہیں, ایک اور چیز چوہدری صاحب, اس سے پہلے کہ میں گھمن صاحب سے اس کا آپ کے سوال کا جواب لوں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ول امریکہ ایور بی دا سیم اگین؟ اس جنگ سے پہلے جو امریکہ تھا وہ جنگ کے بعد ویسے نیور بی دی سیم. اچھا چوہدری صاحب آپ کے سوال کا اب ان کو جی پلیز بات کریں چوہدری صاحب. بھائی ایک دفعہ جو لسٹر ہے جو اکھڑ گیا ہے, پھر آپ کو واپسی کے لیے اب آپ کس کو قائل کریں گے؟ سارے عرب ملک جن کے اندر آپ نے اڈے بنائے ہوئے, انہوں نے چوئی جا رہے سو, ان سے کئی ٹریلین ڈالر لے چکے ہو کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. جی آپ تو اپنے تحفظ کے لیے اس قابل نہیں ہے, تو ہمارا تحفظ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے. جو 4 چیلنجز اس وقت جو ہیں, چوہدری صاحب کا سوال ہے, دیر 4 چیلنجز ان فرنٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. پہلا چیلنج یہ ہے, انہوں نے امریکی عوام کو قائل کرنا ہے کہ یہ میں جنگ میں کیوں گیا اور کتنا ضروری تھا اس جنگ میں جانا. کر دیں گے وہ, مطلب ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے, جو ان کی ایک مورل اتھارٹی دنیا میں, پولیٹیکل اتھارٹی, ایک سیکورٹی اس کو لیڈ کرتے تھے, دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ جنگ کیوں کر اتنی ضروری تھی. اور سب سے اہم بات میرے خیال میں جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ پورا زور لگائیں گے, آبنائے ہرمز کو وہ اس سارے معاملے میں کچھ نہ کچھ ایران سے لیں گے کہ اس میں انٹرنیشنل ورلڈ کی
कुछ ना कुछ उसके अंदर हिस्सा हो, अमेरिकन का हिस्सा हो, इसीलिए ब्रैड कूपर सैंडकॉम के आए हैं। और मुझे लगता है कि ईरान सर्टेन लेवल के ऊपर एग्री कर जाएगा कोई मैनेजमेंट। अच्छा, वो जरा सुनवा देते हैं एक फरमाइशी प्रोग्राम के, वो क्या था, क्या ख्वाहिशात थी पहले कि मी एंड आयतुल्लाह विल कंट्रोल हॉर्मुज। More moves. Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediate. control of it? Will Immediate. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of... सुन लो जी, me and the Ayatollah will jointly control. Who knows? He said whoever will be Whoever will be the Ayatollah. ये वाला मुश्तबा की बात नहीं हो रही, कोई भी जो नहीं हो, अब तो प्रैक्टिकली तो ये है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं जी, के बाद जरा हम डिस्कस करेंगे कि स्पॉइलर कौन था जो तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है और जो चाहता है कि किसी भी तौर मुज़ाकरात कामयाब ना हो। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि स्पॉइलर कौन है जो चाहता है कि जंग बंदी ना हो। वो इसराइल के सिवा कोई नहीं हो सकता। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई इसराइल की जानिब से, और बैरूत में वहशियाना बमबारी जो हुई है उसके नतीजे में 300, मतलब जो रिपोर्टेडली 300 लबनानी शहीद हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब बमबारी हुई तो एक तो ईरान ने ऑबनाए हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, दूसरा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर इस तरह चलता रहा तो हम इससे निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले पर फिर कहा कि जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इत्तलात हैं, और ज़ाहिर है कि वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कहा कि जी तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इसको ऑब्जर्व करें, जो जंगबंदी हुई है तो उसका एक ख्याल करें। अब्बास इराक़ची की जानिब से, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म की ट्वीट का हवाला दिया गया। वो कहते हैं कि द ईरान US सीज़ फायर टर्म्स आर क्लियर, यानी कि जो सीज़ फायर टर्म्स है वो क्लियर हैं और वाज़ेह हैं, और फिर अमेरिका को इसमें चूज करना होगा कि सीज फायर या फिर ईरान के साथ जो जंग है उनकी इसराइल के जरिए वो जारी रखें। द वर्ल्ड सीज, वज़ीर आज़म साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें यह वाज़ेह था कि जी ये सीज फायर हर जगह होना है, लबनान में भी होना है। ये सारी सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद जनाब अली अमरीकी सदर की जानिब से आता है कि जी जंगबंदी का लबनान पर इत्तलाक नहीं होता। ट्रंप सेज सीज फायर डजंट इंक्लूड लेबनान आफ्टर ईरान सेज इट डज एंड क्लोजेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इसके ऊपर कैरोलिन लेविट की जानिब से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया, जरा सुने। Would President Trump like to see Lebanon included in this peace deal? As you know, there have been increased Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. और ये सिर्फ यही नहीं, जो नायब सदर हैं JD वेंस, जिन्होंने पाकिस्तान आना है, मुज़ाकरात में अमरीका की क़यादत करनी है यहाँ पर, उनकी जानिब से भी इस पर कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ दिया गया कि लबनान पर इत्तलाक नहीं होता। सुने जरा। If the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. एक तो चीज ये है कि घुमन साहब, जनाबे अली, बड़ा फ्रॉड किया है। You are the wise man here, along with the others. ये सनू दसो कि क्या गलत फहमी थी कि वजीर आजम पाकिस्तान को, कि उन्होंने ट्वीट किया उसके अंदर लेबनान एंड एल्सवेयर उन्होंने तस्करा किया कि जिथे भी हो रही है वो रुक जाए, तो उस पर एक तो इसराइल की जानिब से जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला सिलसिला चल रहा है कि इत्थे रुक जाए तो उथे में कम विखांदा रहा, नंबर 1। नंबर 2, अमरीका की जानिब से इस पे ये मौक़िफ़, ट्रंप की जानिब से, कैरोलिन लेविट की जानिब से, फिर उसके बाद JD वेंस की जानिब से, हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था, जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो ईरान ने हमला कर दिया था और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी वो मुझे बाद में इन्फॉर्म किया गया। देखिए अंटिल लास्ट, वो तो साउथ पार्स पे भी जब हमला हुआ था, अंटिल लास्ट मोमेंट जो है इजराइलीज वो ट्राई देयर लेवल बेस्ट ये मामला आगे ना बढ़े। कल भी तो मेरे लिए ये जो सही आपने मेरे ये सारे जो बयानात आपने सुनाए हैं ना, ये सारी मतलब बात हो रही है कि जी वो इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड है, मेरे लिए ये उस वक्त तक ला यानी है, बेमैनी है, जब तक ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके ऊपर ईरान उस तरह का रिएक्ट करता है कि जी हमने बिल्कुल नहीं आना क्योंकि जब तक ये बंद नहीं होते, ईरान आ रहा है तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद,
अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, बाकी सारी पार्टीज हैं। देखें ये एक मैक्सिमल जो पोजीशन है उसके ऊपर सारे मामला चलते रहेंगे। इजराइल वो ट्राई, जब इजराइल ये सारा काम कर रहा है, मैं कंप्लीट कर दूं उसके ऊपर, बिल्कुल डेफिनेटली आप जरूर डिसएग्री कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर रही है कि 11 तारीख को जो है ये सारी पार्टीज आपस में आके बैठ जाएंगी। 10 तारीख को 11 तारीख को जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। सो 11 तारीख को जब ये लोग बैठ के किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, मेरे लिए वो जरूरी है या फिर मेरे लिए ये जरूरी है कि आज जो इजराइल जो सबोताज इस प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहा है और बहालते मजबूरी या वट एवर, सुन तो लेना, बहालते मजबूरी अमेरिकन जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां की, वो इजराइल के इस एक्ट को जरा ओवरलुक कर रहे हैं, वो जरूरी है। मेरे लिए जरूरी ये है कि जेडी वैंस पाकिस्तान में आए, मेरे लिए ये जरूरी है कि ईरान पाकिस्तान में आए, मेरे लिए ये जरूरी है कि जो चाइना रशिया और वो आए और एग्रीमेंट जो आगे बढ़े और एग्रीमेंट। मैं इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। पहली बात पहले उनको काउंटर तो करने देना मुझे पहले। पहली बात तो ये है कि व्हाइट हाउस का जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पर शुरू किया था, वो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली लिखा है डबल साइडेड सीज फायर। उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ट्वीट बाद में आया हमारा, उनका जो पहले उन्होंने कहा है कि ठीक है जी हम मान रहे हैं हर चीज है, सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और डबल साइडेड सीज फायर की बात है। डबल साइडेड का मतलब है कि बिटवीन ईरान एंड जो है यूएसए। देखिए यूएसए का अलाय है इजराइल, वो ईरान के साथ वॉर में वो कह रहे थे कि सीज फायर। हसन ये कह रहे हैं कि जो डबल साइडेड वाला जो है एग्रीमेंट हुआ, सीज फायर हुई, क्या अमेरिकन किसी भी ओहदेदार की तरफ से ये ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर या फॉर्मली ये एक्सेप्ट किया गया कि लेबनान विल बी पार्ट ऑफ द? लेकिन क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने विदाउट कंसल्टिंग द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस ये ट्वीट कर दिया? असल तो बात ये थी जब पाकिस्तान आया तो इससे अगर कोई डिस्प्यूट था तो उसको कोट कर देते। लेकिन मैं इसके अंदर वही चीज कोट करना चाहूंगा। हसन अय्यूब साहब, बेयर विद मी। एक वो कह रहे हैं कि जी विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, ये सुने जरा अल्फाज पे गौर करें, कि दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका along with their allies that includes Israel as well, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere. मोहम्मद साहब, ये वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं कि वो अग्री किए हैं, उन्होंने अग्री किया है कि along with their allies वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वजीर आजम पाकिस्तान एक ऐसी बात करे। वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि इनको गलतफहमी हुई है। चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ क्या है? मतलब ऐसी गलतफहमी हो सकती है वजीर आजम पाकिस्तान? नहीं, मेरा मौक़िफ़ क्या है, मैं तो फ्री भाई बात मेरी ये है कि ये लेबनान पर हमला करके 300 के करीब 279 के करीब बंदे शहीद कर दिए हैं और पता नहीं और कितने जख्मी हैं। असल में ये खावर गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड कि डिगा खोते तो गुस्सा में आते हैं। अब इसराइल और अमेरिका चूंकि ईरान को शिकस्त देने में बुरी तरह नाकाम है, तो इसराइल ने वहां अपने इलाकों में और अपने लोगों में थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश है। ठीक है, नहीं देखें, ये लेबनान हमारा बड़ा बेड़ागर कर रहा था ईरान के साथ मिलकर, लेबनान के हिजबुल्ला, हमने उधर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन चौधरी साहब, ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम होगा कि जिन लोगों ने टू पे वेरी हैवी प्राइस। और अब आप अशफाक सत्ती साहब मुझे ये फरमाएं, इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन हम अपना फौजें रखी हुई हैं, हम हमले कर देंगे। भाई आपको आपकी इजाजत से मुज़ाकरात हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं? आप यू हैव बीन फोर्स्ड। भाई आपने हमले करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। हमने अपने आर्गुमेंट को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट इस तनाजुर में कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इजराइल इस सारे प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीड जी, आप एग्री करते हैं? हसन अय्यूब साहब, आप एग्री करते हैं? मैं नहीं ये कह रहा। अच्छा, नहीं आप नहीं कह रहे, मैं जो साहब ये नहीं बात कर रहे कि इजराइल इस सारे प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि इजराइल सबूताज कर रहा है, उसने वहां पे हमला कर दिया है, लिहाजा अमेरिका को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए और रोकना चाहिए। और ये कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इसको वायलेट किया है इस सारे प्रोसेस ने, और इस सारे प्रोसेस को, लिहाजा हम जो इजराइल लेबनान में भी। अच्छा,
पाकिस्तान सर्टनली पाकिस्तान के पास जो सारी इंफॉर्मेशन आई, जो वो सारा ट्वीट हुआ, सारा मामला हुआ, उसके ऊपर कंसल्टेशन। सर मैं तो वही, हम एक ही बात कर रहे हैं। देखें, हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग आई वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि दोनों पार्टीज मुत्तफिक हैं हर जगह के ऊपर, इंक्लूडिंग लेबनान। अच्छा, जब इजराइल ने इस सारे प्रोसेस दौरान हमला कर दिया है, तो जो बैक टू जो न्यूयॉर्क टाइम वाली स्टोरी के जो इजरायली इन्फ्लुएंस विद इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस लेवल का है कि वो अब अमेरिकन अभी तक उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर पाए। लेकिन मेरा इसमें नुक्ता क्या है? मेरा नुक्ता ये है कि ईरानियंस आर इन अ टफ स्पॉट। वो इस बुनियाद पे कि जिस मुल्क ने या जिस जमात ने, हिजबुल्लाह ने आपका साथ दिया मुसलसल, अब इस जंगबंदी की आड़ में जो हुई है, जाहिर है कि एक अच्छी चीज है, लेकिन इसराइल वहां पर उनको टारगेट करके उनको मलियामेट कर रहा है, नेस्तो नाबूद कर रहा है, और वो कहेंगे कि हम तो आपकी मदद को आए थे, अब हमारे ऊपर तबाही आ रही है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। So don't you think that that's going to be a problem? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ। ये बात तो ऑब्वियसली ऐसे ही है कि कल वो इनको, लेकिन इसराइल की लेबनान के ऊपर या हिजबुल्लाह के साथ झड़पें पहले से चल रही थी, वो एग्रेशन चल रही थी वहां से, और यही वो कह रहे हैं कि हम इधर नहीं रुकेंगे। वो ईरान की तरफ तो रुक गया इसराइल, ठीक, लेकिन वो लेबनान वाली साइड पर नहीं रुका। अब वो लेबनान के अंदर उसने जो उसके पास एक आर्ट है, वो आर्ट ये है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करता, वो रेजिडेंशियल एरिया में जाकर टारगेट करता है। जब लेबनान के अंदर भी जहां पर उसने किया है, ये वॉर क्राइम है, ये गंदा काम किया है इसराइल ने। अगर इस मुल्क, इस दुनिया के अंदर इंसाफ हो, पहली दफा किया है। अगर इस दुनिया में क्या कर रहा है, अगर इस दुनिया में इंसाफ हो, हर जगह के ऊपर, तो नेतन्याहू को मतलब चौक में फांसी दी जाए, जितना इसका गंद है, इसके मुंह पर थूका जाए। ये काबिल है उस वक्त जो है, जितने क्राइम्स किए हैं टाइट स्पॉट के, देखें मैं आ रहा हूं, टाइट स्पॉट में ईरान नहीं है, टाइट स्पॉट में आया है पाकिस्तान। देखें, ईरान ने अगर अमेरिका के साथ एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इंशाल्लाह जो हो जाएंगे 11 तारीख को, उसके अल्लाह करे उसके ऊपर हों, अगर तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के बाद जो है कोई पार्टी उसमें से भागती है, निकलती है, फिर बात है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं कि इजराइल सबोटाज करेगा। हाँ। वो कह रहे हैं कि ये मामला इस तरफ खराबी की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली अमेरिकन ये कह रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम आ रहे हैं, और अगर अब वो ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि जी जब सीज फायर की वायोलेशन, जब इस तरह की सीज फायर होती है तो इनिशियल वायोलेशंस होती हैं। सो लेट अस कम, मुज़ाकराती टेबल के ऊपर बैठते हैं तो मामला आगे लेके। विल टेक अ ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और डिस्कस करेंगे कि 10 पॉइंट्स थे कौन से। प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। अब जरा तस्करा करेंगे कि ये जंगबंदी मुआहदे की, अभी खैर मुआहदा तो होना बाकी है, लेकिन इससे हटके अमेरिका की जानिब से जो बात की जा रही थी वो 10, एक तो ईरान के 10 नुकात थे, अमेरिका के 15 नुकात थे, लेकिन ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि 10 नुकात जो ईरान के हैं वो तस्लीम किए गए हैं, लेकिन बाद अज़ां उसके ऊपर हमने देखा कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आए और कहा गया कि जी वो 10 नुकात को हम मुस्तरद करते हैं, बल्कि कैरोलिन लेविट ने तो इस हद तक कह दिया कि हमने तो उसको कचरे की टोकरी में फेंक दिया। सुने जरा। So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. अच्छा जी, एक तो ये स्टेटमेंट सामने आ गया। दूसरा, जेडी वेंस जो कि नायब सदर हैं, जो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया। क्या फरमाया उन्होंने, वो भी जरा सुने। In the past couple of days, I've seen a lot of reporting from the American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. As I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals at least that I've seen floating around.
The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. There was a second 10-point proposal that was much more reasonable, that was based on some back and forth between us, between the Pakistanis and that is the 10-point proposal that the president was referencing in his Truth yesterday. And then, frankly, I've seen a third 10-point proposal that's even more maximalist than the first 10-point proposal that's been floating around various social media channels. I've seen various organs, the New York Times, CNN, others, pick up and run the original 10-point proposal based on little more than a random Yahoo in Iran submitting it to public access television in the country of Iran, and then them saying that somehow represents the negotiating position of the government. अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आप अंदाजा करें कि वो 10 नुकात जो इधर उधर गर्दिश कर रहे थे, अब उनकी ऊपर ही सवाल उठ गए कि उनमें से असल में था कौन सा वैलिड. फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर जो बयान दिया गया, उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट किए गए निकात को कहा कि वो तो हैं ही ठीक नहीं, वो तो हैं ही धोखाधड़ी पे मबनी है, वो तो बस ऐसे ही लिखते रहते हैं, उनको पता कुछ नहीं है. फिर उसके बाद जनाब बाकर कालीबाग जो कि पार्लियामान के स्पीकर, उनकी जानिब से कहा गया कि जो ईरान के तजवीज़ करदा 10 नुकात हैं, उनमें से 3 की खिलाफ वर्जी हो चुकी है. नंबर 1 उन्होंने मेंशन किया वो लबनान में बमबारी का था, जिसका मैं इनिशियली तस्करा कर चुका हूं कि किस तरीके से वो रुकनी चाहिए थी. ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट का जो पॉइंट था, ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर उन्होंने लिखते हैं कि डिनायल ऑफ ईरान राइट टू इनरिचमेंट which was included in the 6th clause of the framework. अच्छा, CNN की जानिब से जो ईरान के 10 निकात थे वो क्या थे, तो आप ये देखिए कि ये जब बयान दिया गया था और चीजें सामने आई थी, the US and Iran have agreed a ceasefire with talks to bridge the Gulf between them, और फिर here's what to know. तो इसके अंदर काफी डिटेल जो है चीज दी गई थी, और फिर उसके अंदर 10 निकात का भी इसमें तस्करा था, और इसी तर्ज के 10 निकात जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से भी दिए गए थे. छठा नुकता जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान राइट टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट. ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो नुकता है वो इसके अंदर मौजूद है. अब CNN की जानिब से जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, CNN की जानिब से जो नुकता है वो भी, वो जो पॉइंटर्स हैं वो भी इसी तरह के हैं. इसमें एक चीज मिसिंग ये है, वो क्या कि वो लेटेस्ट जो है वो फॉक्स न्यूज के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हुई है. प्रेसिडेंट ट्रम्प से फॉक्स न्यूज के एंकर ने पूछा कि जी वो 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं. उसको उसने गिरवाने की कोशिश की, यही न्यूयॉर्क टाइम्स CNN वाले. उन्होंने कहा था इट्स ऑल बुलशिट, आई नो व्हाट आर दोस 10 पॉइंट्स. And you know what he said actually? He said कि most of we have agreed on most of those 10 points. चोई साहब, मैं चोई साहब आपके पास आ रहा हूँ. So देखिए, अब ये जब negotiations होनी है तो दोनों तरफ अपनी अपनी suggestions, positions, recommendations जो सारी आगे दे रही हैं. देखिए मेन जो है 3 अहम इश्यूज है, उसी के ऊपर बात होनी है. जो बात कर रही है बिल्कुल स्टेट ऑफ हार्मोज है, उनका राइट टू एनरिचमेंट है, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि अमेरिकन जो है उसकी खिते के अंदर प्रेजेंस है वो इस लेवल की हो इसके अंदर कि हमारी सिक्योरिटी को कोई कंसर्न. मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सेम इशू जिसके ऊपर यूक्रेन सारी के सारी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, मैं जरा बता देता हूं कि वो बेसिकली ट्रुथ सोशल पे उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल पॉइंट्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. ठीक है. अच्छा, एक तो चीज ये हो गई, लेकिन यहां पर सवाल काफी उठते हैं. एक तो ये है कि क्या, क्योंकि जो इंप्रेशन दिया जा रहा था स्टीव विटकॉफ की जानिब से जो बात की गई थी, जरा उसका भी हवाला दे दीजिए कि ये 26 मार्च को उन्होंने ये बेसिकली ये चीज खोल के रखी कि ईरान से मुज़ाकरात की शराइत क्या थी. अगर सुनवा सकें जी जल्दी से. Report to you and your team on our negotiations with Iran prior to Operation Epic Fury. No enrichment whatsoever. No chance of weaponizing whatsoever. Decommissioning of Fordo, Natanz, and Esfahan, which you destroyed in Operation Midnight Hammer. No stockpiling of any material, turning all enriched material over to us, and a cutback in Iran's missile